हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट, आपका दोस्त, आपका मार्गदर्शक, एक बार फिर SKKMS क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है घन और घनमूल। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ चुके थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे सेशंस रहे वर्ग और वर्गमूल के, और आपने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया देखने में वीडियोस को, और बिल्कुल आपने अच्छे से उनको एक्सरसाइज भी की होगी, क्वेश्चंस भी हल किए होंगे, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हुआ होगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपको आगे से आगे ऐसे भी फ़ायदा होता रहे, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके, एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए या आपके टारगेट या लक्ष्य को अचीव करने के लिए आप और अग्रसर हो सकें, उसी कड़ी में मैं एक और नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है घन और घनमूल। तो घन और घनमूल से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं घन की, ठीक है। तो घन बेसिकली क्या चीज़ है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x, अगर हम उसको 3 बार गुणा कर दें तो x की घात 3 बन जाएगी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अगर किसी संख्या को 3 बार गुणा करके लिख दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? घन कहा जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, 2 की घात 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 1 का क्यूब लिखते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या कहलाएगा दोस्तों? घन कहलाएगा। 3 बार किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। बात करें दूसरे शब्द की, जिसको लिखा हुआ है घनमूल, ठीक है। घनमूल क्या चीज़ है? देखो, घनमूल घन की उल्टी प्रक्रिया है और इसको इस संकेत से बताया जाता है। यहाँ हम 3 लगा सकते हैं, ये इसका क्या है दोस्तों? संकेत है घनमूल को व्यक्त करने का, ठीक है। अब यहाँ ये प्राप्त कैसे होता है उस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि घन का उल्टा है ये, तो उल्टा कैसे है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए x का क्यूब है और इधर 8 लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में ये घात जो है इस साइड आएगी और इस साइड आएगी, तो x बराबर 8 के ऊपर इसकी उल्टी घात। 3 का उल्टा क्या हो गया? 3 क्या चीज़ है? 3/1। तो 3/1 का उल्टा क्या हो गया? 1/3, यानी 8 की घात हो जाएगी 1/3। जिस तरह हम किसी भी संख्या की आधी घात को अंडर रूट में लिखते हैं, वर्गमूल के रूप में लिखते हैं, वैसे ही किसी भी संख्या की 1/3 घात को हम घनमूल के रूप में लिखते हैं। यानी यहाँ 3 आ जाएगा और ये इसका संकेत रहेगा, ठीक है। हल कैसे करेंगे, कौन सी विधियाँ लगती है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे निश्चित रूप से। अभी के लिए हम केवल इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और घन और घनमूल क्या चीज़ है उसके बारे में हम केवल चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि वास्तव में घन और घनमूल क्या चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए या एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ इसी वीडियो को। तो दोस्तों, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, कि अगर किसी भी धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है, प्लस में कोई संख्या लिखी हुई है और उसका घन किया जाए यानी उसको 3 बार गुणा किया जाए तो भी कैसी संख्या प्राप्त होती है? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, यानी प्लस में ही प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, अगर ऋणात्मक संख्या है यानी माइनस में है कोई भी संख्या, उसका अगर घन किया जाए तो हमेशा माइनस में ही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 बार लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। यानी 2 धनात्मक था तो 8 भी कैसा आया? धनात्मक आया। यानी धनात्मक संख्या का घन धनात्मक ही होता है। अगर हम माइनस में लें तब क्या होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो गया 8। चिन्ह देखेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया दोस्तों? प्लस हो गया। और प्लस को वापस माइनस से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ऐसा करने के बजाय हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और याद रखने के लिए हमें क्या करना है? या तो हम ये फैक्ट याद रख लें, या दूसरा तरीका क्या है दोस्तों,
तो हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर अंदर संख्या माइनस में लिखी हुई है और उसकी घात कैसी है, विषम है, तो उस स्थिति के अंदर परिणाम हमेशा कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। यानी जो भी संख्या प्राप्त होगी वो माइनस में प्राप्त होगी। तो हम सीधा याद रख सकते हैं, हमें ऐसे गुणा करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नियम याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। नियम क्या है कि धनात्मक संख्या का घन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक प्राप्त होता है। बाकी ऐसे विषम घात के रूप में आप याद रखते हैं तो सारी विषम संख्याएं अगर घात के रूप में आ रही है, अंदर अगर माइनस है, तो ऐसी स्थिति में कैसा परिणाम प्राप्त होगा, ऋणात्मक। दूसरा फैक्ट क्या है दोस्तों, किसी संख्या का घन करने पर इकाई के स्थान पे 0 से 9 तक की कोई सी भी संख्या आ सकती है या कोई सा भी अंक आ सकता है। जैसे अगर हम घन करते हैं तो 0 का घन 0 हो गया, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 का हम क्यूब करते हैं तो क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। 2 का क्यूब 8 हो गया। तो ये इस प्रकार से इकाई के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। 3 का क्यूब 27 हो गया, इकाई के स्थान पे 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम ये याद रख सकते हैं कि अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो वहाँ इकाई के स्थान पर, कौन से स्थान पे दोस्तों, इकाई के स्थान पे 0 से 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल से फैक्ट हैं, आराम से इनको नोट कीजिए। फिर अगले फैक्ट हम देखते हैं। चर्चा करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 3 या महत्वपूर्ण तथ्य जो तीसरे नंबर का है उसके बारे में हम बात करते हैं। सम संख्याओं का घन सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, साधारण सा फैक्ट है कि सम संख्या अगर है तो उसका घन कैसा प्राप्त होगा दोस्तों, सम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। जैसे 2 का क्यूब कर दें तो 8 आ जाएगा दोस्तों, और 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है, और 2 भी सम संख्या है, तो सम संख्या का घन सम संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। मान लो 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 × 4 16, 16 × 4 कितना हो गया, 64, और 64 भी कैसी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण सा फैक्ट है, समझ में आ गया होगा आपके। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो इसी का विपरीत है, इसी का उल्टा है। विषम संख्याओं का घन सदैव विषम संख्याएं प्राप्त होती है। यानी अगर मैं विषम संख्या लेता हूँ यहाँ दोस्तों, जैसे मैंने 1 का क्यूब कर लिया, एक विषम संख्या है तो 1 × 1 × 1 हमें पता है कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और 1 यानी इसका जो परिणाम है वो भी कैसी संख्या प्राप्त हो रही है दोस्तों, विषम प्राप्त हो रही है। मान लीजिए 3 का हम क्यूब कर रहे हैं, 3 विषम संख्या है, क्यूब कितना हो गया 27, और 27 भी कैसी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है। तो दोनों बहुत मिलते जुलते फैक्ट हैं। कैसे फैक्ट हैं, सम है तो उसका क्यूब भी सम आएगा, विषम है तो उसका क्यूब भी विषम आएगा। फैक्ट नंबर 5 क्या है दोस्तों, एक पूर्ण घन संख्या के अंत में, कैसी संख्या, पूर्ण घन संख्या। बात करते हैं ये क्या होती है, तो पूर्ण घन संख्या का मतलब है जिसका पूर्ण रूप से घनमूल निकल सके। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके, और पूर्ण घन संख्या क्या होगी, जिसका पूर्ण रूप से घनमूल निकल सके। अगर ऐसी कोई संख्या है तो उसके अंत में शून्यों की संख्या, 0 जो है 3 के गुणांक के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। यानी 3 के गुणांक में कैसे, 0 की संख्या 3 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। इस प्रकार से उसके आगे की शून्यों की संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फटाफट और बहुत अच्छे तरीके से इनको नोट कीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से। फिर चलते हैं हम अगले फैक्ट्स की तरफ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आगे के भी। अगले फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों क्या है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, देखो 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 घन संख्याएं होती है। अगर हम 1 से लेकर 1000 की संख्याओं को देखें तो वहाँ केवल 10 घन संख्याएं होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से होती है। अभी केवल ऊपर वाले फैक्ट पे ध्यान दें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्या है। जैसे हम 1 का क्यूब करते हैं 1 प्राप्त होता है, 2 का क्यूब 8 प्राप्त होता है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, 8 का क्यूब 512 हम लिख सकते हैं, और 9 का क्यूब 729 हो गया, और 10 का क्यूब क्या हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। ठीक है,
तो ये कुछ क्यूब्स हैं और 1 से लेके 10 तक तो याद होने बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब अगर हम करते हैं तो हमें 1 से लेके 1000 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी जो संख्या है यहाँ 1 से लेके 1000 के बीच में, सबसे छोटी संख्या तो वो तो है 1, ठीक है। और एक से लेके 10 तक जो है उसमें सबसे बड़ी संख्या है 1000, अगर हम 1 से लेके 10 तक का क्यूब करें तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको एक बार देख लीजिए आप, फिर अगले फैक्ट के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। तो ये तो देख लिया होगा आपने। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 10 घन संख्याएं होंगी अगर 1 से लेके 1000 की संख्या की बात हम करें, और अगर 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं की बात करें तो वहाँ 21 घन संख्याएं प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी दोस्तों? 21। और वहाँ सबसे बड़ी जो घन संख्या होगी, क्योंकि सबसे छोटी तो एक ही होगी, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9261, जो कि किसका क्यूब है दोस्तों? 21 का क्यूब है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 से लेकर 10,000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 9261 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, फिर हम अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अगले फैक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। फैक्ट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। किसी संख्या का घन सदैव उस संख्या के बराबर क्रमागत विषम संख्याएं, कैसी संख्याएं? क्रम से आने वाली, के योग के बराबर होता है। जैसे मैं समझा देता हूँ क्या फैक्ट है ये। मान लीजिए 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या आता है? 8 आता है, हमें बताएं। तो ये कितनी विषम संख्याओं के योग से प्राप्त होगा? तो जितने का क्यूब कर रहे हैं ना, उतनी संख्याएं आएंगी। जैसे मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 3 और 5 दो विषम संख्याएं, दोनों क्रम से आ रही है, ठीक है, और उनका योग कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उतनी ही संख्या आएगी, यानी 2 ही संख्याएं प्राप्त होगी विषम संख्याओं के रूप में। जैसे मान लीजिए 3 का क्यूब है 27, तो 3 ही संख्याएं आएंगी। जैसे संख्याएं अगर आती है तो 7 + 9 + 11, कितनी संख्याएं हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जिस संख्या का घन कर रहे हैं उतनी ही संख्या हो जाएगी। 4 का क्यूब 64 है, तो इसके लिए 13, 15 और 17, 13, 15, 17, 4 है ना, 13, 15, 17 और 19। तो कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी दोस्तों? 4 संख्याएं, ठीक है। तो फैक्ट समझ में आ गया होगा आपके कि जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उतनी ही संख्या विषम क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में हमें प्राप्त होगी। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए 7 का क्यूब है, तो उसका मान कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में प्राप्त होता है? ऑप्शन में दे दिए उसने 4, 5, 6 और 7। तो हमें याद रखना है जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं वही संख्या आएगी, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। तो काफ़ी अच्छा फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इनको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोल रहे हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वास्तव में इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है वो? अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों। फैक्ट क्या है? हार्डी-रामानुजन संख्या। तो इम्पोर्टेंट जो संख्या है ये, या इम्पोर्टेंट फैक्ट हम कह सकते हैं, हार्डी-रामानुजन संख्या इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, वह घन संख्या, परिभाषा हम सबसे पहले इसकी देखते हैं। वह घन संख्या जिसे 2 घन संख्याओं के रूप में, कितनी संख्याओं के रूप में? 2 घन संख्याओं के रूप में, और उनका क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं का योग कर देंगे। 2 अलग अलग तरीक़ों से प्रदर्शित किया जा सके, यानी अगर हम योग करें तो साथ ही उसको एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से उसको बताया जा सके योग के रूप में। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? हार्डी-रामानुजन संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 1729। तो 1729 को हम लिखें तो 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया? 1728 + 1, 12 का क्यूब 1728 और 1 का क्यूब 1 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 1729 आ जाएगा। ऐसे ही
10 का क्यूब 1000 हो गया और 9 का क्यूब 729 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे, इससे भी क्या आ गया 1729। और यही तो परिभाषा है कि दो विषम संख्याओं के योग के रूप में उसको बताया जा सके, ठीक है ना। विषम नहीं, सॉरी, दो घन संख्याएं होनी चाहिए, विषम जरूरी नहीं है, इसमें सम भी हो सकती है। दो कैसी संख्याएं होनी चाहिए, घन संख्याएं होनी चाहिए, कैसी, विषम विषम कोई सी भी हो सकती है। तो उनका जो योग है वो उस संख्या के रूप में आएगा, और एक तरीके से नहीं, दो तरीके से, जैसे यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के सामने आएगी कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है दोस्तों, 1729 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। तो हमें याद रखना है कौन सी होती है, 1729। बड़ी तो कोई सी भी हो सकती है, और भी हो सकती है, लेकिन छोटी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हमें कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, 1729। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगले फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, फैक्ट नंबर 10 की हम बात करते हैं। तीनों फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं क्या है फैक्ट। एक अंक की संख्या का घन कम से कम एक संख्या के रूप में प्राप्त हो सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, 1 का क्यूब अगर हम करें तो 1 ही आएगा, एक अंक में आ रहा है। तथा अधिक से अधिक 3 संख्या के रूप में या 3 अंकों की संख्या के रूप में प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं 9 का क्यूब कर रहा हूँ, 9 एक ही अंक है, इसका अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा, 729 आ जाएगा, जो कि कितने अंकों में आ रहा है दोस्तों, 3 अंकों में, ठीक है। और यहाँ कितने अंक में आ रहा है, एक अंक के रूप में। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक संख्या का घन किया जाए तो वो या तो एक अंक में प्राप्त होगा और या 3 अंक में प्राप्त होगा। तो ये सीधा सीधा फैक्ट नंबर 11 क्या है दोस्तों, 2 अंक की संख्या का घन कम से कम 4 अंकों की संख्या तथा अधिक से अधिक 6 अंकों की संख्या के रूप में प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 लें तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया। और 1000 कितने अंकों में आ रहा है दोस्तों, 4 अंकों में। और अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लें 2 अंकों की तो 99 हो सकती है। 99 का क्यूब क्या आएगा, तो 99 का क्यूब आएगा 97,0299, यानी 9,70,299, यानी कितने अंकों में प्राप्त होगा, 6 अंकों में। तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं दोनों। तीसरा फैक्ट क्या है, 3 अंकों की संख्या का घन कम से कम 7 अंकों की संख्या और अधिक से अधिक 9 अंकों की संख्या के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम देख सकते हैं क्या हो सकता है, 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की संख्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो 100 है, सबसे छोटी संख्या यही हो सकती है 3 अंक की। तो 100 का क्यूब क्या हो गया, 100 का क्यूब हो गया 1000, 1000 नहीं सॉरी, ये हो गया 1 और 2 जीरो का क्यूब है तो 6 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने अंकों की संख्या आ गई दोस्तों, 7 अंकों की। और हम बात करें सबसे बड़ी संख्या यानी 999, तो इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999, इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्यूब हो जाएगा 997, 002 और 999, यानी 9 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो बिल्कुल सिंपल से फैक्ट है जो हमें याद होना ज़रूरी है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो ये अंतिम फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, फैक्ट नंबर 13 की बात मैं कर रहा हूँ। फैक्ट क्या है देखो, कि अगर a प्लस बी का क्यूब लिखा हुआ है तो उसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है, अगर a माइनस बी का क्यूब है तो उसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लिख सकते। और ए बी का क्यूब है तो उसको हम a क्यूब और b क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, यानी गुणा के रूप में तो ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर भाग के रूप में है तो वो भाग के रूप में होगा। तो बिल्कुल सिंपल से फैक्ट है दोस्तों। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल जुड़े रहना है SKK मैथ्स क्लासेस की साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है। तो ये बिल्कुल प्राइमरी वर्क है आपके लिए। बाकी इम्पोर्टेंट सेशन लाना मेरा काम है, तो मैं वो लाता रहूँगा आपके लिए।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सेशन इतना सा ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।